गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकता और जैव विकास। तो इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। 2-4 टॉपिक आपके रहते हैं। तो पहला टॉपिक जो आज हमारा है वो है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। जिसको हिंदी में कहते हैं विकास के चरण। यानी स्टेप ऑफ डेवलपमेंट आप कह सकते हो, इवोल्यूशन कह सकते हो आप, विकास के चरण। तो जैसे हमने अभी तक जो पढ़ा था उसमें हमने देखा कि जो इवोल्यूशन है आपका, वो अगर हम देखें वो फर्स्ट जनरेशन से, कोई भी पीढ़ी से जो आपके पेरेंट्स हैं उससे ऑफस्प्रिंग में जो भी आपके वेरिएशंस आती हैं वो भी एक विकास का ही एक पड़ाव है। तो जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक स्पेशल ऑर्गन, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आंख का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो आंख को हम ये नहीं कह सकते कि सभी जीवों में एक ही आधार रहा होगा। तो अलग अलग पड़ाव के ऊपर अलग अलग जो एनिमल्स हैं, जो जीव हैं, उन सभी में जो आंख का जो विकास हुआ होगा वो विभिन्न चरणों में हुआ होगा, वो डिफरेंट स्टेप्स में हुआ होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, जो आंख है वो एक बिंदु मात्र है, वो सिर्फ क्या है आपका एक डिटेक्शंस ऑफ लाइट, डिटेक्शंस ऑफ लाइट इन प्लेनेरिया। eyes work as for detection of light. जिसको हम वहां पे कहते हैं नेत्र बिंदु। कि प्लेनेरिया में क्या है, आंख एक बिंदु मात्र है, नेत्र बिंदु है, और वो सिर्फ क्या काम करती है, जो आपकी जो लाइट है, प्रकाश है, उसको क्या करती है, डिटेक्ट करती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें जितने भी, जैसे कि ऑक्टोपस का हम एग्जांपल लेते हैं, या वर्टिब्रेट्स जो आपके एनिमल्स हैं उनमें हम देखते हैं, तो जो स्पेशलाइज ऑर्गन आपका जो आंख है उसका जो आपका जो डेवलपमेंट या एवोल्यूशन हम कहें, विकास जो हुआ होगा, वो विभिन्न पड़ावों में हुआ होगा, वो विभिन्न चरणों में हुआ होगा, स्टेप्स में हुआ होगा। इसी तरह हम उदाहरण लेते हैं पर का। तो कोई जो जीव है उसके पर हैं, वो पर इन फ्यूचर या हम कालांतर में कहें, वो उसका जो उपयोग होगा, उसके जो यूज होंगे किसी दूसरे पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हम पर का अगर हम एग्जांपल लें, पर का काम क्या है, पर बचाता है जो गर्म ठंडे इलाके होते हैं उसमें वो उष्ण पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। तो जहां पे आप देखोगे कि बर्फ पड़ती है, उन इलाकों में, बर्फबारी वाले जो इलाके होते हैं उसमें जो जो जीव हैं उनके जो पर होते हैं, जैसे हम पक्षियों की बात करते हैं, उनके जो पर होते हैं वो उनको क्या करते हैं, ठंडे इलाकों में जो जीव रहते हैं उनको वो ठंड से बचाते हैं, वो उनको गर्मी पैदा करते हैं, उष्ण पैदा करते हैं। तो वो जो पर थे कालांतर में वो किसमें चेंज हो गए, वो क्या हो गए, आपके पंख में चेंज हो गए। तो पंख, अब पंख क्या काम करते हैं, पंख का अगर हम उपयोग देखें, पंख क्या करते हैं, उन पक्षियों को क्या है, उड़ने में सहायता करते हैं। तो हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, कि एक उदाहरण ले रहे हैं कि पर क्या थे, वो उष्ण यानी गर्मी पैदा कर रहे थे। जो ठंडे इलाकों में जो जीव जंतु रहते हैं उनके जो पर हैं वो गर्मी पैदा करते हैं। और वो इन फ्यूचर या कालांतर में क्या हुआ, पुराने प्राचीन समय में क्या हुआ होगा, या फ्यूचर में क्या वो किस तरह से चेंज हुए कि वो पंख का रूप उन्होंने ले लिया। और पंख क्या करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो डायनासोर है वो रेप्टाइल्स हैं। तो उनके क्या होते थे, डायनासोर क्या है, रेप्टाइल्स हैं। तो उनके क्या थे, पर थे। और बाद में बर्ड्स के हमने क्या पढ़ा, बर्ड्स में क्या है, बर्ड्स में क्या आ गए, आपके फेदर आ गए, जो क्या है, पंख है। तो ये जो पंख है
और पर है, इनमें क्या आ गई, सिमिलैरिटी आ गई। तो यानी हम कह सकते हैं एक डिस्टिंक्शन इनमें क्या आ गई, कनेक्टिव लिंक आ गया इन सभी में, कि जो बर्ड्स और रेप्टिलिया थे उनके जो अनसेस्टर रहे होंगे, उनके जो पूर्वज रहे होंगे वो क्या होंगे, वो एक ही प्रजाति कह सकते हैं, या जो उनके पूर्वज हैं वो समान थे। तो यानी उनकी सिमिलैरिटी, उनके पूर्वजों की जो वंशज थे उनके, वो सिमिलैरिटी होगी। वो किस वजह, क्यों उनकी सिमिलैरिटी होगी, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि जो पर है वो भी एक करेक्टरिस्टिक्स है, और जो आपके पंख है वो भी एक करेक्टरिस्टिक्स है। पर का काम क्या था, वो गर्मी पैदा करता था ठंडे इलाकों में जो जीव जंतु या पक्षी रहते हैं, और जो पंख है वो क्या, उड़ने में सहायता करता है। तो इन फ्यूचर वो क्या है, किसी दूसरे पर्पज के लिए भी वो उपयोग हो गए पंख के रूप में। तो उन दोनों में क्या संबंध स्थापित हुआ, उन दोनों में संबंध स्थापित हुआ कि उनके जो पूर्वज थे वो क्या थे, वो एक ही थे। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास, आपने सुना होगा कि किसान क्या करता था, लगभग 2000 साल पहले किसान क्या करता था, जंगली गोभी का उत्पादन करता था। तो उस जंगली गोभी के उत्पादन से बाद में उसने क्या किया कि वो जो पत्तियां हैं पुष्प की, उसकी जो गोभी की जो पत्तियां हैं, उनको क्या चाहता था कि वो थोड़ा नजदीक हो। तो उससे उसका जो विकास में बदलाव, परिवर्तन क्या हुआ, वो जो बंद गोभी थी, बंद गोभी का इस समय उत्पत्ति हुई, जंगली गोभी किस में बदल गई, बंद गोभी में। बाद में क्या हुआ, तो वो किस में बदल गई, ब्रोकली में बदल गई। और इसी तरह से किसान ने और परिवर्तन करके उसको किस में, फूल गोभी में बदल दिया। और कहीं क्या है, सिर्फ पत्तियों को ही किसान इस्तेमाल करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, एक अलग किस्म का हम कह सकते हैं गोभी से ही बना, वो क्या, केल। तो अगर आप देखें, ये जंगली गोभी का अगर हम उदाहरण दें, एक विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है कि किस तरह से लगभग 2000 साल पहले पहले जंगली गोभी होती थी, उससे फिर बदलाव होता हुआ, परिवर्तन होता हुआ उसने पत्ता गोभी बनाई, उसने पत्ता गोभी से उगाना शुरू कर दिया। पत्ता गोभी के बाद उसने क्या है, ब्रोकली बनी, ब्रोकली से उसके बाद उसने क्या परिवर्तन लेके आया उसमें किसान, कि उसको उसने बंद गोभी में परिवर्तन किया, उसका उत्पादन शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या चेंजेस आए, उसके बाद परिवर्तन आया कि उसकी जो पत्तियां हैं, सिर्फ पत्तियों को ही खाना उसने शुरू कर दिया। एक और नई किस्म का जो आप कह सकते हो सब्जी का उत्पादन हुआ, और वो क्या थी, केल थी। तो ये हम देख रहे हैं कि जो विकास है वो क्रमिक, आप कह सकते हो स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं, चरण होते हैं इसके, कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसमें बदलाव जो आता रहता है वो स्टेप वाइज मैनर में आपका आता रहता है। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, कि जो हम बात करते हैं कि डीएनए में जो चेंजेस होते हैं, डीएनए में जो बदलाव आता है, उसकी वजह से ही परिवर्तन आते हैं, विविधता आती है। तो जो डीएनए में जो चेंजेस हुए, डीएनए हम पढ़ते हैं कि डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर डीएनए में बदलाव आ रहा है, इसका मतलब बदलाव किस में आ रहा है, प्रोटीन में भी बदलाव आ रहा है। तो हम एक टर्म पढ़ते हैं, मोलिकुलर फिलोजेनी। मोलिकुलर फिलोजेनी, तो मोलिकुलर फिलोजेनी मोलिकुलर फिलोजेनी, तो मोलिकुलर फिलोजेनी क्या है, एक ये ब्रांच है साइंस की, बायो की, जिसमें आप क्या पढ़ते हो कि जैसे हमने पढ़ा कि जैसे विकास की प्रक्रिया के दौरान, और विकास क्या है, क्रमिक होता है, स्टेप वाइज मैनर में होता है, चरणों में होता है। तो जब भी विकास की प्रक्रिया होगी तो उसमें बदलाव आएंगे, परिवर्तन आएंगे, और वो जो परिवर्तन आएगा वो किस में आएगा, डीएनए। क्योंकि जो सूचना जो संग्रहित होती है, सूचना जो स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है, वो कहाँ पे होती है, डीएनए में। और डीएनए किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। तो अगर डीएनए में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब तो बदलाव किस में आ रहा है, प्रोटीन में बदलाव आ रहा है। तो ये ब्रांच क्या करती है, तो अगर हम देखें कि डीएनए में बदलाव आया, डीएनए में बदलाव किसकी वजह से आया, प्रोटीन में बदलाव आया। तो ये जो परिवर्तन आए, बदलाव आए, तो जब हम देखते हैं कि एक स्पीसीज जो दोनों देखने में डिफरेंट लग रही है, तो
उस स्पीसीज का ये पता लगाने के लिए कि उसके जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे, तो एक आपकी बायो की एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फिलोजेनी। तो मॉलिक्यूलर फिलोजेनी क्या करती है कि ये 2 स्टेप पीछे या 1 स्टेप पीछे पिछली पीढ़ी में जाके ये पता लगाती है कि कब उनमें जो विकास की जो दर थी वो समान थी, और जो विकास हुआ जो उनके पूर्वज थे वो क्या थे, समान थे, एक जैसे थे, कि वो विकास के कारण उनमें जो परिवर्तन आने शुरू हो गए, और परिवर्तन की वजह से आपको लग रहा है कि अलग स्पीसीज है, लेकिन जब विकास प्रक्रिया को हम पीछे जाके चेक करते हैं, उसको ट्रेस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि विकास प्रक्रिया के दौरान, जो जनन की प्रक्रिया के दौरान जो बदलाव, जो परिवर्तन आए थे डीएनए में, प्रोटीन में, वो एक्चुअल में क्या थे, उनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो क्या थे, कॉमन थे। तो एक ब्रांच है आपकी बायो की जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फिलोजेनी, जो पता लगाता है कि जो जनन की प्रक्रिया के दौरान जो विविधता होती है, परिवर्तन होती है, जो डीएनए में बदलाव आते हैं, उन बदलाव का पता लगाने के लिए कि जो उनके जो वंशज थे वो एक जैसे थे, एक समान थे, तो जिस ब्रांच का उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फिलोजेनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के अध्ययन के लिए हमें उन्हीं बातों, उन्हीं साधनों की आवश्यकता होगी जो साधन हमने इस्तेमाल किए थे जैव विकास के अध्ययन के लिए। वो साधन क्या क्या थे? जैसे हम समय निर्धारण की बात करते हैं, हम जीवाश्म अध्ययन की बात करते हैं, हम डीएनए की जो प्रतिलिपि या जो अनुक्रम बनती है, डीएनए की जो कॉपी बनती है, उस समय जो भी बदलाव आते हैं, परिवर्तन जो आते हैं, उन सभी का पता लगाने के लिए जो भी सोर्सेज, जो भी साधन हम इस्तेमाल करते थे, उन सभी साधनों का हम इस्तेमाल करेंगे जीवाश्म अध्ययन का पता लगाने के लिए। तो धरती ग्रह के ऊपर अगर हम देखें कि रंग के आधार पर मानव की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत सारी प्रजातियां दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई देती हैं। उनका जो आप देखोगे रंग के आधार पर, जो चमड़ी का रंग है उसके आधार पर अगर हम देखें, भूरे रंग की चमड़ी वाले व्यक्ति हैं, पीले रंग की चमड़ी वाले व्यक्ति हैं, श्वेत हैं, अश्वेत हैं, तो बहुत सारी प्रजातियां हैं जो धरती ग्रह के ऊपर पाई जाती हैं मानव की। तो पहले इस बात के लिए भ्रम भी फैलाया जाता था कि ये जो प्रजातियां ये एक समान नहीं है, कि इनके जो पूर्वज हैं वो डिफरेंट हैं, ये अलग अलग प्रजाति से जो है ये बिलोंग करते हैं। लेकिन अध्ययन से, मानव विकास के अध्ययन से, रिसर्च से ये पता चला है कि चाहे कोई भूरे रंग की चमड़ी वाला व्यक्ति है, पीले रंग की चमड़ी वाला व्यक्ति है, चाहे वो काले रंग की चमड़ी वाला व्यक्ति है, उन सभी प्रजाति एक ही प्रजाति से, उनके जो अनसेस्टर थे, उनके जो पूर्वज थे, वो एक ही प्रजाति से बिलोंग करते थे। वो मैन रेस से, ह्यूमन पीपल्स रेस से वो बिलोंग करते थे। यानी ये जो पहले जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि डिफरेंट पॉपुलेशन स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं, ये अलग अलग प्रजातियां हैं, ये एक प्रजाति से बिलोंग नहीं करते, एक ही प्रजाति से वो, उनका संबंध नहीं है। तो मानव विकास के अध्ययन से यह पता चला है कि ये सारी जो प्रजातियां हैं वो एक समान है। इन सभी का अगर हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें कि मानव प्रजाति का जो विकास है, ये इसका जो उद्गम हुआ था, जो उत्पन्न हुआ था, निर्माण जो हुआ था, वो कहां पे हुआ था? ये अफ्रीका में हुआ था। तो अफ्रीका के अंदर, तो वहां पे हम जो मानव स्पीसीज थी उसका नाम था होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस की अगर आपने सुना भी होगा, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है कि जो मानव प्रजाति है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम क्या है इसका? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस कहाँ प्रजाति का जो उद्गम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका के अंदर हुआ था। अफ्रीका से ही, यानी हमारे जो पूर्व, ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहां से बिलोंग करते थे? हम अफ्रीका से हमारे पूर्वज बिलोंग करते थे। अफ्रीका से फिर वो स्थानांतरण होना शुरू हो गया, वो मूव करना शुरू कर गए। कुछ एक प्रजाति वहां से चली गई दूसरे जगह पे, और कुछ एक वहीं पे रह गई। तो वो मूव करना शुरू कर गए, जैसे कि वो पहले चले गए मध्य एशिया में, पश्चिमी एशिया में, दक्षिण एशिया में, पूर्वी एशिया में। उसके बाद वो कहाँ चले गए? वो चले गए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से वो चले गए फिलीपींस, फिलीपींस से वो कहाँ चले गए? ऑस्ट्रेलिया। और वो बोरन ब्रिज को पास करते हुए कहाँ चले गए? वो अमेरिका के अंदर। तो इस तरह से जो मानव की प्रजाति है वो, आप कह सकते हो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मैकेनिज्म से उन सभी का जो पूरे विश्व में वो फैल गए।
तो वो जो पूरे विश्व में ये जो मानव प्रजाति फैल रही थी, उनका सिर्फ एक भ्रमण नहीं था कि वो टूरिस्ट पर्पज के लिए इधर उधर जा रहे हैं, वो पूरी प्रजाति थी जो उनकी वो फैलती जा रही थी। अलग अलग देशों में मानव की जो प्रजाति है वो फैलती जा रही थी। और दूसरी अगर हम बात करें कि जो ये भी बदलाव जो क्रमिक जो चरणों में जो मानव विकास में जो बदलाव हुए हैं, जो प्रगति हुई है, अगर हम देखें कि जो हम ये भी मान के चलते हैं कि मानव जो है, मानव को अगर हम पूर्वज से कंपेयर करें कि हमारे पूर्वज, हम कहते हैं हम बंदर थे या चिंपैंजी थे, तो अगर आप देखोगे कि हमारे पूर्वज बंदर या चिंपैंजी नहीं थे। हमारे पूर्वज क्या थे? हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज और जो चिंपैंजी के पूर्वज है, हम ये मान के चलते हैं कि वो किसी समय में कि दोनों क्या है, एक ही पूर्वज से बिलोंग करते थे। तो उनमें समय के अंतराल के बाद जो आप देख सकते हो, क्रमिक परिवर्तन के बाद डीएनए की जो कॉपी है उसमें जो चेंज आने की वजह से उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं आई। इसी तरह से उसमें विभिन्नताएं आके चिंपैंजी बना और हमारे में भी जो परिवर्तन आके मानव प्रजाति उत्पन्न हुई। तो अगर आप देखें कि जो मानव अध्ययन से, मानव विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज है वो होमोसेपियंस थे और वो कहाँ, अफ्रीका मूल के थे, अफ्रीका में रहने वाले से, और वहां से वो फिर मूव करके अलग अलग जगह पे पूरे एशिया को कवर किया उन्होंने। चाहे वो मध्य है कि हम पश्चिम की बात करें, दक्षिण की बात करें, पूर्वी एशिया की बात करें, उसके बाद हमने देखा वो इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए वो उत्तरी अमेरिका चले गए। तो ये सारी जगह पे जो हमारी प्रजाति, मानव प्रजाति है, वो फैल गई। थैंक यू। तो आई होप आपने लेक्चर बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास। तो ह्यूमन इवोल्यूशन या मानव विकास की जब हम अध्ययन करते हैं तो मानव विकास के अध्ययन के लिए भी हमें उन्हीं साधनों की जरूरत होगी जो हम जैविक विकास के अध्ययन के लिए उपयोग में लाते हैं। तो वो साधन कौन कौन से, अगर हम बात करें समय निर्धारण की बात है, या जो जीवाश्म अध्ययन की बात है, या आपकी जो डीएनए की जो प्रतिलिपि बनती है उसका जो अध्ययन है, तो ये सारी जो साधन हैं, इन सभी साधनों का उपयोग करके हम मानव विकास का अध्ययन कर सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। तो अगर हम उदाहरण की बात करें कि जैसे सबसे पहले अगर हम देखें धरती ग्रह के ऊपर मानव प्रजाति किस तरह से, मानव प्रजाति का उद्गम हुआ, उनका निर्माण हुआ। तो मानव प्रजाति की अगर हम बात करें, पहले इसके बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित थी, वो उनके स्किन कलर के आधार पर प्रचलित थी। क्या थी कि जैसे कि पीले रंग की चमड़ी है, या अश्वेत हैं या श्वेत हैं, जो हम निग्रो या हम कहते हैं कि ब्रिटिश या गोरे व्यक्ति हम कहते हैं, तो पहले ये माना जाता था कि ये सभी क्या है, डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ये उनके बीच में भ्रम था कि ये सारे डिफरेंट जो पॉपुलेशन है, जो स्पीसीज या प्रजाति, उससे बिलोंग करते हैं। लेकिन अध्ययन से, रिसर्च से ये पता चला है कि ये सारे क्या हैं, एक ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं, और वो प्रजाति क्या है, ह्यूमन्स, पीपल्स, जिसको हम कहते हैं मानव प्रजाति। तो मानव प्रजाति की बहुत सारी चीजें जो पहले प्रचलित थी कि ये अलग अलग प्रजाति है, जो आप स्किन के आधार पर आप देख सकते हो। तो आई होप आपने लेक्चर बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।